हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेस्टी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एमए पॉलिटिक्स और एमए इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी टॉपिक को अगर आप उठाते हैं तो उस टॉपिक में पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से हो रहा है। तो आपको भी उसी स्ट्रैटेजी में उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को पिक करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन को पिक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आपको अभी बताएंगे। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों का जो कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो ये होपफुली जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। और हम लोगों को इतना थोड़ा सा समय लग गया है, अराउंड 2.5 मंथ्स सारी चीज़ों को फ्रेम करने में, क्योंकि वंस द क्वेश्चन पेपर वाज रिलीज्ड एंड वी वेंट थ्रू द क्वेश्चन पेपर, सो इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप द सिलेबस। अब आप लोग सोचिएगा कि इतना कोई खास था नहीं, लेकिन देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो दो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से निकाल कर लाई है। पहला तो वास्टनेस, दूसरा कि और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो कवरिंग दोज टॉपिक्स। दे वे सम ऑफ आवर लिमिटेशंस कि जब हम लोग ने 2020 के लिए जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया था, सो हम लोग कुछ टॉपिक्स को विजुलाइज नहीं किए थे और वो हम लोगों की, आप ये बोल सकते हैं कि मिस्टेक भी था। हम लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग समझ नहीं पाए थे कि उस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब हम लोग उन सारी चीज़ों को अपने स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन क्लासेस में वो सब इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक गूगल फॉर्म दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है 2020 के या 2019 का और आपके पास सिलेबस नहीं है, तो प्लीज़ उस हम लोग के पास हम लोग आपको सिलेबस शेयर कर देंगे। सिलेबस ऐसा नहीं है कि जेएनयू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हम लोगों ने बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सिलेबस डेवलप किया है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद बाहर भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वो सारे टॉपिक को जरूर कवर अप कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो का जो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब टॉपिक में आप किसी भी पॉइंट को उठाते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब लेट्स से दैट वी स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों ने लक्ष्मीकांत को पढ़ ही रखा होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग कुछ कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं। सो व्हाट इज द रीजन, आप लोग क्यों मिस्टेक कर देते हैं? देखिए, एक चीज होता है इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर, सो दैट व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर टॉपिक यू आर इक्विप्ड इनफ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि यू कैन ट्रांसलेट योर इंफॉर्मेशन इनटू आंसर्स। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इसके बारे में रेफर किया गया है, मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 3 पावर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। अब आप लोग में से मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनको पता है कि तीनों पावर क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इन तीनों पावर्स होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि दे विल गिव एन आर्टिकल, लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंड दे विल आस्क कि किसमें लेजिस्लेटिव पावर है, किसमें एग्जीक्यूटिव पावर है, किसमें जुडिशियल पावर है। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग जो भी होता है। सो दिस इज द वे इन विच दे विल आस्क द क्वेश्चन। सो इस चीज को समझना जरूरी है। और ये सारी तरीका जो होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फीड करना है, खुद के अंदर फीड करना है, ये जब आप किसी भी टॉपिक को उठा रहे हैं तो बेस्ट तरीका होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे इन विच ए पर्सन हु इज गोइंग टू सेट द जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो उनका साइकोलॉजी क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन को किस किस अलग अलग वे में फ्रेम कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी। अगर आप उस चीज को समझ जाते हैं देन it's very easy to grasp any information, it's very easy to reconstruct the information। क्यों? क्योंकि what I'm discussing here right now is not about direct information कि
प्रेजेंट का आप पावर बता दीजिए, बट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप जेएनयू के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही किया गया है। चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को आप उठा लीजिए, या इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को उठा लीजिए। अब इसमें देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया गया कि अच्छा ठीक है चलो बताओ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स को रखा गया था। एक तो वो हो जाता है, लेकिन अब कुछ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होते हैं। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होते हैं जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए अगर मैं इसी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दूसरा एग्जाम्पल लूं, तो यहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट केसेस दे दिया गया आपको और ये पूछ दिया गया कि ये अलग अलग में कौन कौन से पावर का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यूज किया है। या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि अलग 3 डिफरेंट केसेस दिया गया, 4 डिफरेंट केसेस दे दिया गया और उनको बोल दिया गया कि फॉर एग्जाम्पल पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार पार्डनिंग पावर का यूज किया है, तो वो 4 केस दे दिया गया। जब उन्होंने पार्डनिंग पावर का यूज किया वो बोल देंगे कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे दिया गया है। अब इसमें भी 4-5 आप ले लीजिए। एक मान लीजिए ले लीजिए पंचायती राज, दूसरा हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। एक दूसरा ले लीजिए कि राइट टू एजुकेशन, और एक और आप कोई भी आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज ले लीजिए। अब इसको बोल दिया गया कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन द वे इन विच ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि इसके आर्टिकल्स पूछ दिए गए और इसी इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करके क्या कह दिया गया कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहीं पे आपसे पूछ दिया गया कि किसी एक पार्टिकुलर पूछ दिया गया कि इसके टाइम में कौन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये अलग अलग तरीका है जिससे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। और आपने देखा जो हम लोगों ने चीजें शेयर की, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए या वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाता है। Then the point is, what is the use of online classes, or what are you going to provide in online classes when most of the information आपको इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ आपको वहां पे मिल ही जाता है। Our role or our approach in online classes is that whenever we discuss any topic, जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, so our idea of online classes is to make you understand the way in which different questions can be framed, so that whenever a question is asked in the entrance examination, you are prepared enough कि आप उसको समझ पाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, what are the different mechanism in which the information has been reconstructed, and then you can answer them appropriately. तो ऑनलाइन क्लासेस का या जो हम लोगों का अप्रोच है टू प्रिपेयर यू फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज द अप्रोच। नहीं तो लक्ष्मीकांत आप उठा के तो रामायण महाभारत पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ ही सकते हैं, फिर हम लोगों का क्या रोल है। माँ की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग को फिर ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लोग सारे जो भी इंफॉर्मेशन है खुद से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आईआर या पीआईएसएम का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, और सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, वास्टनेस जो है कि आपको किसी पार्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग आपको सारा चीज उसमें प्रोवाइड करेंगे, डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। जो तीसरा पॉइंट हो जाता है जो ऑनलाइन क्लासेस का यूज होता है, या फिर whenever you are going to approach for any particular examination, so our idea is to make you understand कि किस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। Because you see, most of the time whenever we are engaging with any student, so they say that okay, I am also preparing for UPSC,
so this exam is very easy. If I prepare for UPSC, then I'll clear this examination. ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको नहीं प्रिपेयर करना है। यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में एक एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज 2-3 एडवांटेज हो जाते हैं। पहला कि आपके पास वो वास्टनेस होता है कि आप सारे पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास वो कैलिबर होता है कि आप दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट या व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। डिफरेंस क्या हो जाता है? द वे इन विच द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। यूपीएससी का अलग होता है, जेएनयू का तरीका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2020 जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआर या पीएसएम के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, या फिर अगर आप जो है यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो एक दोनों में क्वेश्चन आया था एसएसएन रीजन टाइप, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था आईआर में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले। वहीं अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पे आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आईआर का जो आया था स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो उसमें बहुत सारे लोग उसको एसएसएन रीजन की तरह सॉल्व करके वो मिस्टेक कर दी है। अब जेएनयू वाले ने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दिया और यूपीएससी में 1-2 दे दिया जाता है, तो वहां पे भी लोग कंफ्यूज कर गए। अब जो लोग यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको एसएसएन रीजन मान के टिक कर दिए। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत रीजन है, ये वो, तो वो चीज। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग का काम है कि आपको थोड़ा सा समझाना कि क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के अपना ऑप्शंस फ्रेम कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि अच्छा ये ऑप्शन है तो मैंने टिक लगा दिया। ये चीज किसमें हम लोगों ने देखा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, उसमें आपको अब दिया हुआ है कि सारे चारों ऑप्शन में कौन कौन सा सही ऑप्शन है वो चूज करना है। ए 1 इज करेक्ट, बी 1 and 2 इज करेक्ट, सी 1 2 3 इज करेक्ट, डी 1 2 3 4 इज करेक्ट। अब लोगों ने क्या किया कि 1 2 3 4 को ही 4 ऑप्शन मान लिया और टिक कर दिया, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी अप्रोच हम लोगों की कोशिश होती है, जो हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएंगे तो इसके थ्रू आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप इस टाइप की मिस्टेक्स ना कीजिए। और लास्ट में जो मैंने सोचा कि आप लोग से एक बार फिर से डिस्कस कर दूं कि बहुत सारे लोग इस पॉइंट से कंफ्यूज्ड हैं कि हमको कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक में आपकी सारी चीजें कवर अप नहीं हो रही है। अगर आप आईआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो द बेस्ट वे इज कि आप लिस्ट डाउन कीजिए कि डिफरेंट टॉपिक्स क्या है, उन सारे टॉपिक्स का फिर रेफरेंस या सोर्सेज ढूंढिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लोगों के बीच में जो फियर है कि क्या अभी समय सफिशिएंट है, यार आईआर की प्रिपरेशन के लिए 3 to 4 months इज सफिशिएंट। अदरवाइज आपका अप्रोच गलत हुआ तो इवन 1 year इज नॉट सफिशिएंट। तो अप्रोच सही होना चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप लोग हम लोग से पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी मोस्टली फर्स्ट वीक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट करने का। और आपको और कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज कॉल अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।